मैं आपसे कहूँ कि एक आत्मा 100 साल से भी ज़्यादा समय तक इंतज़ार करती है एक पीपल के पेड़ पर रहकर, और किसी अपने के जन्म होने का इंतज़ार करती है, क्योंकि उसे किसी अपने से बातचीत करनी थी और उसे एहसास कराना था कि उसका भी वजूद है और वो उसके इंतज़ार में बैठा हुआ है या बैठी हुई है। तो ये बात सर से ऊपर जाती हुई नज़र आती है। लेकिन जिस तरह से हम खाने को, हवा को, जल को, वायु को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, उसी तरह से हम एक आत्मा, एक बिना शरीर वाली आत्मा को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि साइंस भी और साइंटिस्ट भी इस चीज़ को मानते हैं कि आत्मा यानी ऊर्जा जो एक बिजली का स्रोत है या एक एनर्जी का स्रोत है, उसका भी वजन होता है। तो इसे तो हम बिल्कुल भी यानी अनदेखा नहीं कर सकते। आज की घटना कैसे 100 साल से ऊपर तक एक पेड़ पर रहकर इंतज़ार, तो इनसे पूछिए इंतज़ार क्या होता है, और सब्र की परिभाषा भी शायद ऐसे ही कोई आत्मा या ऐसे ही लोग आपको बता सकते हैं। हर वक्त हम ये कहते हैं कि हर एक आत्मा, हर एक भूत, हर एक प्रेत बुरा नहीं होता, और हर एक भूत या प्रेत या आत्मा अच्छी भी नहीं होते। आज सुनने के लिए तैयार हैं? क्या कोई ऐसा कर सकता है? क्या ये सत्य है या ये फिर हवा में बातें हैं? प्रमाण के साथ आपके सामने लेकर आई हूँ। यकीन ना हो तो उस गांव में जाकर जांच पड़ताल कर सकते हैं। वो पेड़ आज भी खड़ा हुआ है। कहने वाले आज भी कहते हैं कि इस पर एक आत्मा का वास है। चलिए, वहाँ का कोई देख रहा होगा तो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर भेजेगा। बदायूं चलना होगा। बदायूं में एक दातानी रोड पड़ता है। दातानी रोड पर एक कड़ेला नाम का गांव पड़ता है, और कड़ेला नाम के गांव में एक यहाँ पर एक लड़का रहता है, यानी लड़का संजीव होता है जिसका नाम। और संजीव की उम्र अभी इतनी सी है कि वो दूसरी कक्षा में पढ़ता है, यानी दूसरी क्लास में पढ़ता है। जो ये संजीव नाम का लड़का है, इसी के मोहल्ले में एक ठाकुर जो होते हैं उनका भी एक परिवार रहता है, और उसमें एक पति पत्नी है और इनकी संतान नहीं है। और यहाँ पर ये भी बहुत अच्छे से रहते हैं और बहुत हंसी खुशी इनका जीवन चल रहा था। यहाँ पर संजीव दूसरी क्लास में पढ़ता है। दूसरी क्लास में जब संजीव पढ़ता है तो यहाँ पर जो ठाकुर का परिवार है उसमें जो ये महिला है, इसे संजीव मामी कहकर बुलाया करता था। कोई रिश्ता नाता ऐसा था कि वो इससे मामी कहकर, यानी जब भी इससे बात करता है तो हमेशा जैसे मामी आप क्या कर रहे हो, या इनसे बातचीत करता है। अब एक दिन संजीव अपने स्कूल से आता है। स्कूल से जब संजीव आता है तो गली में बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी, और भीड़ इतनी ज़्यादा होती है, जो मोहल्ला है कि लोग इकट्ठा हैं और यहाँ पर बहुत सारी बातचीत कर रहे हैं कि अरे ये क्या हुआ, ठकराउन यानी इनकी पत्नी को क्या हुआ। और इसके जो पति हैं वो मांसाहार भी करते हैं और शराब का सेवन भी करते हैं और बाहर का भोजन भी करते हैं, और घर में कोई भी पूजा पाठ जैसी चीज़ें नहीं होती हैं। लेकिन जैसे ही संजीव भीड़ से निकलकर उस घर की तरफ बढ़ता है तो संजीव के कदम पीछे हट जाते हैं और वो उस दृश्य को देखकर डर जाता है। दोस्तों, जिस महिला को ये बचपन से ही मामी कहता आ रहा था, दूसरी कक्षा में पहुंच चुका था, वो महिला ज़मीन पर बैठी हुई है। हाथ पैर बुरी तरह से चोटिल हैं। वहाँ पर बैठी हुई है और कुछ बातें कर रही है, अजीब सी बातें। ये लड़का वहाँ पर देखकर मामी को इतनी ज़ोर से चीखता है और वहाँ से भाग जाता है। लेकिन यहाँ पर मामी देखकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती और कहती है कि इसी का तो इंतज़ार था, इसी का इंतज़ार कर रहा था और मुझे इससे बातें करनी है। अब जो महिला है वो कर रही नहीं बोल रही थी। यहाँ पर दोस्तों संजीव की जो माँ होती है, संजीव की माँ इस महिला को डांट लगाती है। कहती है कि तुम क्या कर रही हो, बच्चों को डरा रही हो, तुझे लाज हया या शर्म नहीं है। मेरा बेटा स्कूल से आया है और तुझे देखकर डर कर भाग गया, ये तो सही बात नहीं है। वो तुझे मामी कहकर बुलाता है। तभी ये हंसते हुए ये महिला कहती है, जो मामी का कहते हैं कि एक रोल निभा रही है, वो कहता है कि मैं इसकी मामी नहीं हूँ, मैं इसके साथ रहा हूँ और मुझे इससे बातें करनी है। यहाँ पर संजीव की माँ ने कहा कि सीधा सीधा ढोंग कर रही है, मुझे तेरी बातों पर भरोसा नहीं है। ऐसा है, अपनी दुकान अपने घर में चलाओ, हमें परेशान करने की कोशिश मत करो। यहाँ पर आकर देखती है तो संजीव अपने कपड़ों को भी नहीं उतारता है। जो सोने वाला बिस्तर है उसमें छुपा हुआ बैठा है, स्कूल की ड्रेस को भी नहीं उतारता है और बहुत ही घबरा रहा था। संजीव की उम्र आज करीबन 42 से 43 साल उम्र है, आपको बता रही हूँ। दोस्तों, माँ आकर अपने बेटे को सहलाती है, सर पर हाथ फेरती है और कहती है कि मेरे लाडले, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हारी मामी शायद थोड़ी सी बीमार है। तो यहाँ पर संजीव अपनी माँ के गले लग जाता है
कहता है कि माँ, मैं मामी को देखकर नहीं डरा, मामी के पास बैठे हुए घोड़े को देखकर डरा हूँ, जो बहुत खूबसूरत घोड़ा था, लेकिन उनके दरवाजे में इतनी जगह तो नहीं है कि घोड़ा अंदर चला जाए। माँ, वो घोड़ा कहाँ से आया था? अब इसकी माँ, जो संजीव की माँ है, वो बहुत देर से देख रही थी, वहाँ पर कोई घोड़ा नहीं था। माँ कहती है कि बेटा क्या कह रहा है, वहाँ पर तो कोई ऐसी चीज़ थी ही नहीं। वो कहता है कि नहीं माँ, वहाँ पर एक बहुत रोशन, यानी एक इतनी चमक उस घोड़े में थी, वो बैठा हुआ था और वो मेरी तरफ देख रहा था और उसने मुझसे कुछ शब्द बोले। नहीं माँ, वहाँ पर घोड़ा था, आप यकीन करो या ना करो। माँ घबरा जाती है और इस बात के बारे में ना तो उसने उस महिला से पूछा था कि भाई तुम्हें क्या दिख रहा है क्या नहीं, वो तो ढोंग बताकर घर आ गई थी, ना ही इस माँ को पता था। शायद माँ अब बहुत सारे सवालों में घिर चुकी थी। माँ टाइम निकालकर इस मामी के पास जाती है जो ठाकुर परिवार से थी, कि वो कहती है कि बहन तुम्हें क्या दिखा था? वो कहती है कि किस बारे में बात कर रही हो? अरे पूरे दिन तुम्हारे साथ जो हुआ है, तुम्हारे घर में जो तांडव या कलेश हुआ है। तो यहाँ पर ये महिला कहती है, जिससे ये मामी कहते हैं, वो कहती है कि बहन, एक घोड़े पर एक तेजवान, शायद मैं उसे जिंद कह सकती हूँ, बहुत ही तेज उसके उस पर है और वो मेरे ऊपर आता है और मुझसे बातचीत करता है। और बहन तेरे बेटे के बारे में उसने मुझसे बातें करी, मैं तो उसे नहीं जानती, लेकिन वो कहता है कि तेरे बेटे को वो पिछले जन्म से या आत्मा रूपी शरीर से जानता है। अब मुझे नहीं पता ये किस हद तक सत्य है। जब यहाँ पर ये महिला कहती है, जो मामी होती है, कि घोड़ा था, तो माँ के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि उसने तो नहीं देखा, ना उसने इससे पहले उस मामी से बात करी थी। बेटा बस क्षण भर के लिए मिला था, तभी घर भाग आता है, तो बेटे को घोड़े के बारे में कैसे पता? ये रहस्यमयी बातें लगती है ना। इसके बाद माँ अपने बेटे को संभालने की कोशिश करती है और इस महिला से कहती है, देखो तुम नाते में मेरी भाभी लगती हो, मेरा बेटा तुम्हें मामी कहकर बुलाता है, मेरे बेटे से अपने साये को दूर रखना, मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटे को कोई भी परेशानी हो तुम्हारे कारण। वो कहती है कि बहन देख, मैं उसे भांजा ही समझती हूँ और मुझे वो बहुत प्यारा लगता है, लेकिन ये मेरे हाथ में नहीं है। मैं उससे बिल्कुल दूरी बना कर रखूँगी, क्योंकि मुझे भी किसी झमेले में नहीं फंसना है। एक तो मेरी ज़िंदगी में बहुत चीज़ें उथल पुथल हुई पड़ी हैं, मेरा पति जो ढंग से नहीं रहता है, शराब और कबाब का सेवन करता है, और यहाँ पर ये सब कुछ हो रहा है। मैं खुद परेशान हूँ, मेरा शरीर दर्द कर रहा है, तुम्हें क्या पता मुझे कितनी परेशानी हो रही है। दोस्तों घर जाती है, घर जाकर बेटे को संभालती है। अब बेटा रात को सोता हुआ जगता है, चीखता है, चिल्लाता है, कहता है कि माँ, जो गांव से बाहर पेड़ है, मैं तो उस पर बैठा हुआ था। अब ये बहुत हैरानी भरी बात, भाई पेड़ पर क्यों बैठा हुआ था? ये कहता है कि माँ, घोड़े पर एक आदमी था, वो भी पेड़ पर ही रहता है, वही मुझसे मिलने के लिए आया था मामी के घर। इस लड़के ने यहाँ तक का सत्य बताया। माँ का सिर घूम जाता है। वो कहती है कि मैंने तेरी मामी से बात करी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। बेटा कहता है कि सुबह स्कूल नहीं जाऊँगा, मामी को घर बुलाओ। दोस्तों माँ का एक पूरा उद्देश्य था कि मैं इस मामी को या इस महिला को जीतने नहीं दूंगी, मेरा बेटा डर जाएगा और कोई और समस्या हो जाएगी। लेकिन इससे आगे जो राज खुलते हैं ना, वो राज शायद आपकी ज़िंदगी में या आपके कानों में कभी भी नहीं पड़े होंगे। दोस्तों यहाँ पर सुबह होने के बाद उस मामी को घर में बुलाया जाता है। दोपहर का वक्त था, 12:30 बज रहे थे और आते ही इस यहाँ पर संजीव की माँ ने कहा, देखो मेरे बेटे को गुमराह करने की कोशिश मत करो, मुझे पता है तुम ढोंग कर रही हो, ये सारी चीज़ें ऐसे नहीं हैं। लेकिन संजीव जो होता है, मामी को देखते ही घबराने लगता है, माँ के आंचल में छुप जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर जो होता है ना, वो आप हैरान मान जाओगे। दोस्तों यहाँ पर गांव में तोरई की जो बेल होती है, जब तोरई सूख जाती है, तोरई जानते हो ना आप, सब्जी में खाते हो, तो उसमें एक जूना टाइप बनता है और गांव में उस जूने से बर्तन साफ किए जाते हैं, ये आपको भी पता है। तो गांव में क्या होता है कि जब तोरई का सीजन चला जाता है या वो पककर सूख कर एक टाइट उसमें उसका वो जाल सा बन जाता है, तो उसे बहुत सारे लाकर घर रख लेते हैं, क्योंकि बर्तन साफ करने हैं, बहुत अच्छे उनसे बर्तन साफ होते हैं। ये काम तो मैंने भी किया है जब मैं छोटी सी थी। तो दोस्तों यहाँ पर ये परिवार उन तोरई की, सूखी तोरई जो होती हैं, वो टांक रखी थी, किस लिए? बर्तन साफ करने के लिए। तभी दिन दहाड़े एक तोरई, सूखी हुई तोरई, जैसे बर्तन साफ किए जाते हैं, उसका बहुत मोटा जाल बन जाता है। गांव में जब ज़मीन से बेल पैदा होती है, उस तोरई के जाल में अपने आप आग लगती है और वो चारों तरफ घूमने लगता है। तभी वो मामी कहती है कि देखो बहन, मेरा भ्रम नहीं है,
अब तुम देख रही हो। दूसरी क्लास में पढ़ने वाला संजीव कहता है कि माँ वो घोड़े वाला यहीं पर है, वो मामी के आसपास है। यहाँ पर वो मामी कहती है कि देखो मेरा तो आज तक मैं इतना बड़ा तुम्हारा बेटा हो गया, दूसरी कक्षा में पढ़ने लगा है, तुम इतने दिन से हमारे पड़ोसी हो, क्या कभी तुमने मुझे ऐसे हालात में देखा है? क्या कभी तुमने मुझे ऐसे देखा है? यहाँ पर समझ चुकी थी संजीव की जो माँ है कि ये मामला कुछ अलग ही है, ये मामला समझ से परे है। और यहाँ पर संजीव की माँ को माफ़ी मांगनी पड़ती है और तुरंत वो तोरई ज़मीन पर गिर जाती है, लेकिन वो जलकर राख हो चुकी थी। अब आप सोच कर देखिए, जलती हुई तोरई घूमे या सूखा हुआ कोई भी झाड़ ऐसे घूमे तो आपको कैसा लगेगा? ये सच्ची घटना मैं आपको बता रही हूँ। ये वो घटना है जो बिल्कुल 100% सत्य है। यहाँ पर जब सब कुछ होता है तो अब माँ सारे सवालों के जवाब चाहती है, क्योंकि माँ को अपने बच्चे बहुत प्रिय होते हैं। कहते हैं कि माँ की मानसिक हालत भी खराब हो जाती है, फिर भी वो अपने बच्चों को नहीं भूलती है। दोस्तों यहाँ पर तह तक जाना चाहती थी माँ। माँ कहती है कि देखो बहन, तुम्हारे ऊपर ये सब कुछ आता है, अब इससे जांच पड़ताल करनी है, क्योंकि मेरा बेटा भी बहुत कुछ, मुझे आज तक इसने परेशान नहीं किया, लेकिन अब ये बहुत सारी बातें करता है। ये लड़का जब भी सोता है तो इसे वो पीपल वाला पेड़ याद आ जाता है और जिस पर ये बैठा हुआ अपने आप को देखता है और साथ में उसको भी देखता है जो इसकी मामी के ऊपर था। ये मामला क्या था समझ से परे है ना, लेकिन दिल में इच्छा होती है कि अब भी जानेंगे भैया। यहाँ पर वो कहती है कि देखो मैं तुमसे ज़्यादा इस बच्चे को प्यार करती हूँ, क्योंकि मेरी कोई संतान नहीं है, लेकिन मैं अपनी कर्रा जो जिगड़ा है उसे कैड़ा करूँगी, इससे पूछताछ करूँगी। दोस्तों यहाँ पर 3 दिन बीतते हैं। 3 दिन के बीच में इस लड़के ने करीबन 5 से 6 बार, जितनी भी बार सोचता है, माँ मैं पीपल के पेड़ पर भूत हूँ, मैं तो उड़ जाता हूँ, मेरे साथ ये भी उड़ता है जो मामी के साथ रहता है। इस लड़के को साफ साफ दिखाई देता है। वहाँ पर एक घोड़े की आत्मा के बारे में भी जिक्र करते हैं। कमाल की बात थी। अब इसके बाद उस मामी पर वो चीज़ जब हावी होती है, जो भी था, अब उसने अपना बखान शुरू किया था। उसने कहा कि जो संजीव है, संजीव और मैं करीबन 109 साल तक, वो पीपल वाला पेड़ है ना जो गांव के नज़दीक ही था, इनके घर के नज़दीक, वहाँ पर रहे हैं हम 109 साल तक, दोनों एक जिगरी दोस्त की तरह। हमने कभी भी किसी का बुरा नहीं किया। संजीव जो 2 साल की उम्र में, जो बच्चे भगवान का रूप माना जाता है, वो कहते हैं कि माँ इसके पास घोड़ा बैठा हुआ है और संजीव से वो बातें कर रहा था और संजीव को उसने न्योता देकर बुलवाया था घर से। इस मामी का पति संजीव को बुलाने के लिए जाता है और वहाँ पर जब ये बातचीत की जाती है तो माँ हर एक बात को नोटिस कर रही थी। ये कहते हैं कि 109 साल तक हम वहाँ पर रहते हैं, लेकिन फिर कभी कोई संजोग बनता है और वहाँ से यहाँ पर संजीव की जो माँ है उस पेड़ के नीचे से गुजरती है और ये कहता है कि अब मुझे इस महिला के साथ जाना होगा। यानी इसने, जो संजीव है, इसने उस महिला को चुना। मैंने कहा दोस्त मेरा अभी जाना नहीं है, लेकिन मैं यहीं पर तुम्हारा इंतज़ार करूंगा। उसके बाद मैंने इसका इतना इंतज़ार किया और अब सही समय है, क्योंकि कुछ दिन बाद मैं भी यहाँ से जाने वाला हूँ, लेकिन मैं अपने दोस्त को कैसे भूल सकता हूँ। ये बात बहुत हैरान भरी है ना, बहुत अजीब लग रही है, लेकिन ये आत्माओं का खेल शायद कुछ ही लोगों की समझ में आएगा। यहाँ पर ये कहता है कि मैं खुद अपने दोस्त को इस महिला के कंधों पर बैठा था और उसके बाद ये इस महिला के गर्भ में प्रवेश करता है और ये मेरा जिगरी पक्का दोस्त है और हम तो 109 साल पहले भी दोनों दोस्त ही थे। हमारी एक साथ मृत्यु होती है और हमारे कुछ कर्मों का लेखा जोखा ऐसा है। यानी इससे पहले बताते हैं कि इस घोड़े पर ये सवार थे हम दोनों जने और इस घोड़े समेत हमारी मृत्यु हो जाती है। और ये मृत्यु का जो कारण बताते हैं कि घोड़े के साथ ही होती है, कुछ डाकुओं का ऐसा सिस्टम था इसमें। दोस्तों यहाँ पर ये अपनी मृत्यु का ये कारण बताते हैं और कहता है कि मैं अभी तक, मुझे जन्म नहीं मिला है। और यहाँ पर इसने कहा कि कभी ना तो संजीव ने, यानी ये जो 2 साल का लड़का है, ना ही तो इसने किसी का बुरा किया और ना ही मैंने, और आज भी हम तुम्हारा बुरा करने नहीं आए हैं। मैं अपने दोस्त से मिलने आया हूँ। तुम्हारे घर में मुझे प्रवेश नहीं मिला है। प्रवेश क्यों नहीं मिला? कोई ना कोई बात थी। दोस्तों यहाँ पर जब ये दोनों इस तरह से बातें करते हैं तो वो बातें मैच खाती हैं। जो ये दूसरी कक्षा में पढ़ने वाला संजीव अपनी माँ से कहता है कि मैं पेड़ पर बैठकर उड़ भी लेता था और मैं इसी के साथ बैठा था जो ये घोड़े के साथ मामी के ऊपर या मामी के पास आता है। यहाँ पर ये घटना पूरी तरह से सबके सामने आ जाती है कि घटना का निचोड़ क्या है। क्या किसी आत्मा का ऐसे जन्म हो सकता है? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। यह हमारे ग्रंथों में या बहुत सारी चीज़ों में लिखा हुआ है। गरुड़ पुराण में आप पढ़कर देखिए,
बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आती हैं। दोस्तों इसके बाद माँ के सामने सब कुछ आ चुका था। माँ गड़े मुर्दे उखाड़ना नहीं चाहती थी क्योंकि वो अपने बच्चे को बड़ा करना चाहती है, लेकिन जो वो आत्मा थी जो पीपल पर इसके साथ दोस्त बनकर रहती है, उसके बाद जब भी मामी के घर में आती, कब आती थी? मामी का जो पति था जब सवाब और कबाब में डूब कर आता था तो यहाँ पर गांव का मोहल्ला देखता था कि उनके घर के जो बर्तन हैं या बिस्तर हैं वो अपने आप हवा में तैरा करते थे और पूरे घर का सामान उथल पुथल हो जाता था। इन सारी चीज़ों से मामी भी परेशान थी और उस आत्मा से वो बार बार हाथ जोड़कर विनती करती है, देखो मेरा पति नहीं मानने वाला है, आप ऐसा मत कीजिए। ये वो सच्ची घटना है जो रोए खड़े करती है। ऐसे सच बहुत कम लोग सामने लेकर आते हैं। देखो इधर उधर की बातें या एक भ्रम फैलाना एक अलग बात है, लेकिन सच्चाई सामने रखना ये एक दूसरा पहलू है। यहाँ पर संजीव आज भी कहते हैं कि मेरी माँ ने खुद ने दिन के वक्त उनके घर में सामान हवा में तैरता हुआ देखा था। मामी हाथ जोड़ती रहा करती थी जब तक यानी जो मामा लगता है वो जिस दिन शराब पी कर आता था वैसा सब कुछ होता है। तो हमारी मामी इन्हें जिंद बाबा कहकर बुलाया करती थी, कहती थी कि जिंद बाबा हमारे घर आते हैं और वो हमारे घर को सही करना चाहते हैं। मामी ने इस सारी घटना को इस नज़रिए से देखा, लेकिन यहाँ पर एक बात सामने आती है, या तो एक आत्मा का, ये एक जिंद का ये पुनर्जन्म था, अगर एक तरीके से हम इसको देखें। और दोस्तों यहाँ पर आज भी जो संजीव हैं वो जीवित हैं, वो बदायूं में रहते हैं, बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं और उनकी बातों को सुनकर लगता है कि सच में ही ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से हमारे आसपास भ्रमण करती हैं। ये आत्मा, ये प्रेत या भूत किसको सताते हैं? जिसके कर्म में कुछ लिखा हो या कर्म का लेखा जोखा हो। कर्म के अनुसार ही कोई हमारा दोस्त बनता है, कोई हमारा रिश्तेदार बनता है, कोई बेटा बनकर हमसे, मानो ऐसा लगता है कभी कभी तो बेटा या बेटी बनकर कि ये हमसे कोई बदला ले रहा है, जबकि वो हमारा खून होता है। तो ये कर्मों का ही तो लेखा जोखा है। तो क्यों एक आत्मा मिलने के लिए नहीं आ सकती? हो सकता है ये सारी चीज़ें होती हैं और ये सारी चीज़ें हमारे आसपास हमें शायद कभी कभी यानी महसूस कराती हैं कि हम भी हैं। तो आपको इस घटना पर कितना यकीन है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर भेजना। और ये घटना आपको कैसी लगी ये भी हमें बताना। अब परिवार के सदस्यों की नाम लेने की बारी है। यहाँ पर दोस्तों हमारा फेसबुक परिवार है जिसमें दीपक लोधी बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, विनोद कुमार बहुत अच्छे भाई हैं, रंजनी शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद, पुष्पा श्रीवास्तव बहुत अच्छी बहन है, मुनमुन श्रीवास्तव बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, उषा सक्सेना बहुत अच्छी बहन है, डॉली चौहान डागर बहुत बहुत धन्यवाद, आशिम भाई बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, राजेश भाई बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, पंकज कुमार बहुत अच्छे भाई हैं, सत्येंद्र पाटिल बहुत बहुत धन्यवाद, रीना यादव बहुत प्यारे कमेंट करती हैं, विजय बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, शिव प्रकाश नारायण दुबे बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, ललिता यादव मेरी बहुत प्यारी बहन है, ये भी बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। अब दोस्तों यहाँ पर बारी आती है यूट्यूब परिवार की। अब यूट्यूब परिवार के नाम लेने की बारी है। पहला नाम है बिटिका बॉस, श्रद्धा शर्मा कैसी हो प्यारी बहन, महेंद्र सिंह भाई आप कैसे हो, अनिल साक्य फरीदाबाद से हैं, सुमन बहन बहुत अच्छी बहन है, गायत्री देवी बहुत बहुत धन्यवाद, भूप सिंह भाई कैसे हो, ननक बहुत बहुत धन्यवाद, नीलेश भोलपुरकर बहुत बहुत धन्यवाद, बबीता सिंह दिल्ली से हैं, नीलेश विश्वकर्मा बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, यशवंती माँ आप कैसे हो, बिमला दलाल माँ आप कैसे हो, ऐश्वर्या माँ आप कैसे हो, सिकंदर सिंह बहुत अच्छी बहन है, प्रतिभा मारू बहुत अच्छी बहन है, महेंद्र भाई कैसे हो, मधु उपमन माँ आप कैसे हो, मथुरा से हैं बहुत प्यारी माँ है, राकेश अवस्थी बहुत अच्छे भाई हैं, नीता कुंतल वो भी मथुरा से हैं, उमा सोनी बहुत बहुत धन्यवाद, बबली जांगरा बहुत अच्छी बहन है, डॉक्टर सुरेश सोनी बहुत अच्छे भाई हैं, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, रजनी बहन आप कैसी हो, सीता मौर्य बहुत अच्छी माँ है मेरी, डॉक्टर रंजीत कुमार मिश्रा बहुत अच्छे भाई हैं, सैमी कौशल बहुत बहुत धन्यवाद, अनीता चौहान बहुत बहुत धन्यवाद, सिकंदर बहन है हमारी, हीरा कुमारी, खुशी सिंह बहुत प्यारी बहन है, नरेश कुमार, लक्ष्मण सिंह और मंजू चौधरी बहुत प्यारी बहन है, राकेश अवस्थी भाई बहुत अच्छे भाई हैं, दीपक कुमार सिरसा से हैं, योग माया साहू बहुत अच्छी बहन है, डॉली बहन आप कैसे हो, उषा रानी बहन आप कैसे हो, मनक्षी गोला बहुत अच्छी बहन है, सुकुंतला बहन आप कैसी हो, शरयू बाला, योग माया साहू, रीतु काव्या बहुत बहुत धन्यवाद, सुनील सैनी बहुत अच्छे भाई हैं, रमन जी बहुत बहुत धन्यवाद, आशा गुप्ता बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, जीतू प्रजापति बहुत बहुत धन्यवाद, अनिल राज बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, अनिल व्यास भाई बहुत अच्छे भाई हैं,
रामायण कुशवाहा बहुत अच्छे भाई हैं। माही आप कैसी हो? प्रवेश आप कैसे हो? हर्षित बहुत बहुत धन्यवाद। ललिता यादम्मा हरियाणा से देखती हैं। सुमित्रा पौर बहुत बहुत धन्यवाद। संपन्न वर्मा बहुत बहुत धन्यवाद। राजा राम भाई कैसे हो? LDH वाले। आशा गुप्ता यहाँ पर। सीमा बहन लखनऊ से हैं, बहुत प्यारी और बड़ी बहन है। इंदु ठाकुर बहुत बहुत धन्यवाद। सीमा अरोड़ा दिल्ली से बहुत अच्छी बहन है। पुष्पा पांडे बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेंद्र कुमार बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर अनिल व्यास भाई कैसे हो? सुरेश भारद्वाज और माही। यहाँ पर पूरे परिवार के नाम समाप्त हो चुके हैं। हालांकि मेरा परिवार इतना बड़ा है कि मैं एक दिन में नाम नहीं ले सकती, लाखों का परिवार है, लेकिन जितनी कोशिश होती है जो रेगुलर कमेंट करते हैं उनके नाम मैं ज़रूर लेती हूँ। कल से फेसबुक के नाम ज़्यादा आएंगे। अब आप लोगों को ये घटना जैसी भी लगी हो ना, अपनी राय लिखकर ज़रूर भेजना। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ। कल हाजिर होंगे एक ऐसी सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए।